आज से तकरीबन 13 साल पहले जब मैं पहली बार कराची गया और एयरपोर्ट से बाहर आया तो पहला चेहरा जो मुझे एक पोस्टर की फॉर्म में दिखाई दिया वो अल्ताफ़ हुसैन का था। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं थी जहां अल्ताफ़ हुसैन साहब के नारे दर्ज ना हों और जहां उनकी तस्वीर लगाई ना गई हो। और आज जब मीडिया में मुझे काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं तकरीबन, आज टीवी के ऊपर उनका नाम लेना, उनकी आवाज़ सुनाना, उनका इंटरव्यू करना, उनकी शक्ल दिखाना भी बैंड है। ऐसा क्या हुआ पिछले 30-40 सालों में कि एक पार्टी का, एक तंजीम का, एक मूवमेंट का राइज़ होता है और फिर डाउनफॉल होता है। एक शख्सियत जो कि पहले लाखों चाहने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कराची जो कि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसमें आज उसी शख्सियत का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। क्या वो विलन थे या फिर वो हीरो थे, या उनको इस्तेमाल किया गया या उन्होंने लोगों को विक्टिमाइज़ किया? ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं। और जो खालिस खून रखता है वो बदतरीन अजियतें बर्दाश्त करता है, मगर गद्दारी नहीं करता, बेवफाई नहीं करता। तो इससे पहले कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का पर्सनल जर्नी, उनकी सियासी स्ट्रगल और साथ साथ उनका पॉलिटिकल एक्टिविज़म डिस्कस किया जाए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि उनके राइज से पहले सिंध में, बिलखसूस अर्बन सिंध में क्या हो रहा था। अर्बन सिंध में तकरीबन 33 लाख के करीब मुहाजिर मुकीम थे। और ये मुहाजिर वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से हिजरत करके पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की तरफ आए। इसमें से मेजॉरिटी यूपी और बिहार के लोगों की थी। इवन वो जिन्ना साहब को भी ये कहते हैं कि वो गुजराती स्पीकिंग मुहाजिर थे, जिन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया, जो मुहाजिरीन की ज़बान भी है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि पहले रोज़ से मुहाजिर कम्युनिटी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हों अर्बन सिंध के अंदर, कराची के अंदर। इनफैक्ट उनकी लिटरेसी रेट और उनकी ट्रेनिंग और इसके साथ साथ उनका ब्यूरोक्रेटिक स्किल बाकी कम्युनिटीज़ से ज़्यादा था। इवन 1947 तक जब मुहाजिर कम्युनिटी जो कि कराची में मुकीम थी, 70% इसमें से लिटरेट थे, यानी कि पढ़े लिखे थे, जो सिंध में रहते थे। सिंधीज़ में उस वक्त लिटरेसी सिर्फ 10% थी। कि ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो बड़ी बड़ी नौकरियों में, बड़े बड़े अहदों पर सर्व करके आ रहे थे, इसीलिए दे वर मोर लिटरेट एंड प्रोफेशनली ट्रेंड पीपल। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनका एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी बेहतर था। तो इसी बिना के ऊपर जब हमने ये देखा कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, तो 1973 तक पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन थी ब्यूरोक्रेसी में मुहाजिरों की, वो 33% थी। यानी कि उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से उनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 8% बनती थी, लेकिन असल में कितनी थी? 33%। सो दे वर वे अहेड ऑफ अदर कम्युनिटीज़। आगे चल के देखा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज में भी बहुत बड़ा शेयर था उनका। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज वॉज ओन्ड बाय मुहाजिर कम्युनिटी एंड देयर मेंबर्स। साथ साथ अगर देखा जाए सिंधीज़ के बारे में तो वो सिर्फ 2% उनके गजटेड एम्प्लॉयज़ थे। ओनली 2% गजटेड एम्प्लॉयज़ ऑफ द सिंधी कम्युनिटी। और अगर फ़ौज में देखा जाए तो जनरल्स या मेजर जनरल्स के अहदों पर कोई एक भी सिंधी नहीं था बाय 1970s और अर्ली 1980s। साथ साथ यही वजह थी कि बहुत से सिंधी नेशनलिस्ट लीडर्स, जिसमें GM सैयद भी शामिल हैं, वो अक्यूज़ करते थे कि सिंधीज़ को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। किसने विक्टिमाइज़ किया? पंजाबी मुहाजिर इम्पीरियलिज़म। यानी कि सिंधी कम्युनिटी फ़ील करती थी कि मुहाजिर और पंजाबी मिल के हमें विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। ये सूरत हाल थी उस दौर में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पहले रोज़ से इनको कॉर्नर किया गया या विक्टिमाइज़ किया गया या ज़्यादतियाँ हुई, ऐसा हो नहीं रहा था। बट 70s में भुट्टो साहब की हुकूमत संभालने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होना शुरू हो गई। एक तो 60s में और लेट 50s के अंदर जो जिस पॉलिसी का राइज़ हुआ वो 1 यूनिट स्कीम थी, जिससे सिंधीज़ ये फ़ील करते थे कि उनको बहुत नुकसान हुआ है। भुट्टो साहब के आने के बाद क्या हुआ कि एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, और उसको रीजनल कोटा कहते थे। उसके तहत अर्बन सिंध, रूरल सिंध की डिवीज़न क्रिएट की गई। और इस पर लगता ये था मुहाजिर कम्युनिटी को कि सिंधीज़ का नंबर बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विस में ये किया जा रहा है, और भुट्टो साहब सिंधीज़ का नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो यहाँ से ग्रीवेंसेस का आगाज़ होता है कि वो ये कहते हैं कि जो हमारा शेयर था वो कम होना शुरू हो गया। उसके बाद में ज़िया साहब आते हैं, जब भुट्टो साहब को टांग के मार्शल लॉ नाफिज करके वो काबिज़ हो जाते हैं इक़्तिदार पे, तो फिर वो क्या करते हैं? कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर देते हैं, भुट्टो साहब वाला कोटा सिस्टम। और साथ साथ ये कि बहुत बड़े नंबर में माइग्रेशन शुरू हो जाती है बिलखसूस कराची में, जिसमें एक बड़ा नंबर पंजाबीज़ का, साथ साथ जो पश्तून कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा नंबर फ़्लो इन करना शुरू कर देता है। तो 1980s में जो पंजाबी और पश्तून माइग्रेंट्स थे कराची में, वो अनप्रेसिडेंटेड नंबर में मूव करते हैं, जो कि ज़िया साहब की एक पॉलिसी भी रही है। और इसके बाद डेमोग्राफिक्स तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और मुहाजिर कम्युनिटी अपने आप को आउट नंबर्ड और डिसइनफ्रेंचाइज फील करना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि उनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो ये आगाज़ है उस सोच का
जिसकी रिप्रेजेंटेशन बाद में आके अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ज़िम्मे ले ली। अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो कराची में 1953 में वो पैदा होते हैं। उनकी फ़ैमिली हिंदुस्तान से आई थी। उनके ग्रैंडफादर एक ग्रैंड मुफ्ती थे आगरा में, हिंदुस्तान में। साथ साथ ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एक बहुत बड़े पेट्रियट थे। उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत बहुत संगीन थी और साथ साथ वो फ़ौज में जाने का ख्वाब भी रखते थे। तो उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग का आगाज़ किया नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अंदर, और यहाँ जाकर उनको अंदाज़ा हुआ कि समथिंग इज़ नॉट राइट अबाउट हिज आइडेंटिटी इन दी आई ऑफ अदर कम्युनिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब वो फ़ौज में सर्व करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए गए तो उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। वो ख़ुद ही एक्यूज़ करते हैं, कोई और नहीं। और इसके साथ साथ ये कि उन्होंने कहा कि इस बात पर मजाक किया जाता था कि मुहाजिर जो हैं वो टाइट ट्राउज़र पहनते हैं, उनका किस तरह का लिबास है अजीब सा, फिर वो हर वक्त चाय पीते रहते हैं, ना ये लड़ सकते हैं, इनको फ़ौज का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खासे कमज़ोर लोग हैं, ये फ़िज़िकली फ़िट नहीं हैं। तो ये भी सवाल उनसे किया गया। उन्होंने ये कहा कि जब बलोच रेजिमेंट का वो पार्ट थे तो उन्हें कुछ अफसरान ने ये कहा कि तुम तो हिंदू हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि आज तक जो मुहाजिर कम्युनिटी है जो कि उर्दू स्पीकिंग कहलाती है, उसको पाकिस्तान की बहुत सी जगहों पे आज तक हिंदुस्तानी कहकर पुकारते हैं। अब इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप किसी को हिंदुस्तानी कह दें क्योंकि हम सबका ताल्लुक़ किसी खित्ते से है, लेकिन ये एक स्लैंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से उनको ये जब सवाल का सामना करना पड़ा तो उनके जज्बात जो हैं वो थोड़े रिबेलियस हो गए और उन्होंने कहा कि ये रेसिज्म की बुनियाद क्यों डाली गई, ये क्यों हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो ये देखते हुए उन्होंने फ़ौज की सर्विस को छोड़ दिया और इसके बाद में उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी का रुख किया। फार्मेसी डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन डिनाई कर दिया गया। उनको ये लगा कि ये भी मेरे अगेंस्ट रेसिज्म है। एक तहरीक का आगाज़ जो उन्होंने किया वो जामिया कराची यूनिवर्सिटी से है। तो स्टूडेंट मूवमेंट वो शुरू करते हैं और ये बात है अर्ली 80s की। इसके बाद में यही स्टूडेंट मूवमेंट जो है ये एक्टिविज़म की शक्ल इख्तियार कर लेती है और रेसिज्म के ख़िलाफ़ वो बात करना शुरू कर देते हैं। 1980s की बात है। और इसके साथ साथ इससे बिल्कुल पहले यानी कि 1978 की बात है, 11 जून 1978 APMSO की बुनियाद रखी जाती है, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी बना लेते हैं और यही ऑर्गेनाइजेशन जो लोग बनाते हैं यानी कि APMSO, ये 1984 मार्च में जाकर मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM की शक्ल इख्तियार कर लेती है, विच बिकम्स अ पॉलिटिकल पार्टी। इनके स्पेयर हेड्स की, इनके फाउंडिंग मेंबर्स की बात की जाए तो उसमें अजीज़ अहमद तारिक साहब आते हैं, इमरान फ़ारूक आते हैं और सलीम शहजाद आते हैं और अल्ताफ़ हुसैन आते हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत जल्द अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर लिया और ये साबित किया कि मैं ही इस पार्टी को लीड करूंगा, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और मेरी कोई सक्सेशन नहीं हो सकती। और यही देखते हुए ग्रेजुअली वो एक कल्ट फिगर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि शायद वो एक स्पिरिचुअल फिगर हैं। उनकी स्पेसिफिकली क्राउनिंग भी की गई, ताजपोशी। उनकी बर्थडेज़ पे मैसिव सेलिब्रेशंस हुआ करती थी जिससे कम्युनिटी अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी। और साथ साथ ये कि मुहाजिर कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ये समझती थी कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देकर हमारे लिए जंग लड़ने का आगाज़ किया है। इसीलिए चाहे उनकी नज़र कमज़ोर हो या दीगर बीमारियां जो उनको लाग थी, वो सब इसीलिए फ़ेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि वो हमारे लिए अपना दिन और रात एक करके जद्दोजहद कर रहे हैं। सो ही वाज सीन एज अ स्पिरिचुअल फिगर जिसमें उनको कायदे तहरीक कहा गया, भाई के नाम से पुकारते थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अल्ताफ़ हुसैन का अपना नाम एक पूरी कम्युनिटी को मैनिफेस्ट करना शुरू हो गया। इस दौरान स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट बॉडी थी यानी कि इस्लामी जमीयत तलबा IJT, उससे क्लैशेस हुआ करते थे कराची यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये लोग बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थे उनको रिपेल करने में। साथ साथ ये कि एक दौर ऐसा आया कि कराची यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन हो गई अल्ताफ़ हुसैन और दीगर लीडरान की। तो उन्होंने ये कोशिश की कि अब अगर जामिया कराची में नहीं तो पूरे कराची में हम इस तहरीक को फैलाएंगे और गली गली उन्होंने अपनी कैंपेन करना शुरू कर दी। इसी दौरान 1985 में एक वाक़या होता है और वो वाक़या ये था कि जब एक पश्तून ड्राइवर जो कि कराची में बस चला रहा था, क्योंकि कराची की ट्रांसपोर्ट शुरू से पश्तून डोमिनेटेड रही है, पश्तून कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज डोमिनेटेड ट्रांसपोर्ट इन कराची, तो इसीलिए एक पश्तून ड्राइवर जो कि गलती से बुशरा जैदी नामी एक स्टूडेंट को जिसकी उम्र 20 साल थी, जो कि मुहाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, सर सैयद कॉलेज की स्टूडेंट थी, गलती से एक्सीडेंट में वो मारी जाती है और उसके बाद राइट्स शुरू हो जाते हैं, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। और ये पहला ओकेजन था कि मुहाजिर कम्युनिटी ने यह फ़ील किया कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई जुल्म होगा तो उसका बदला कौन लेगा? MQM बदला लेगी। और यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की सिग्निफिकेंस बढ़ना शुरू हो गई। आर्मी को बुला लिया गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद ये वो एरा है जब पीपल्स पार्टी का राइज़ बहुत बड़ा मसला बन चुका था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि ज़िया-उल-हक साहब के ख़िलाफ़ MRD की तहरीक चल रही थी, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और 1983 में बहुत सी रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि MQM को इस्टेब्लिशमेंट ने एलिजिडली इसीलिए रास्ता दिया ताकि वो कराची से पीपल्स पार्टी की मोनोपोली को ख़त्म कर सकें और अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी को ड्राइव आउट कर सकें। तो इसीलिए दे लेट अल्ताफ़ हुसैन प्रॉस्पर एंड बिकम अ बिग लीडर, जो कि बहुत से लोग एक्यूज़ करते हैं।
इसके बाद एमक्यूएम अपनी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना शुरू करती है, स्ट्रक्चरली एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बात करूं तो मैंने एमक्यूएम से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रैलीज़ शायद ही किसी पार्टी की देखी हूं। और उसमें होता क्या था कि अगर पार्टी के कायद बोल रहे हैं तो आगे बैठे हुए तमाम वर्कर्स या ज़मीन पर बैठे होंगे या कुर्सियों पर बैठे होंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं, किसी की अटेंशन डिवाइडेड नहीं होगी और बिल्कुल खामोशी से डेकोरम मेंटेन करके बात सुनी जा रही है। ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं और कोई 0% स्टैम्पीड कभी हुई हो, भगदड़ मची हो या बदनज़मी हुई हो, कभी नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनकी जो हायरार्की थी वो बहुत डिफाइंड थी। वो आगे जाकर कैसे ख़राब हुई और किन लोगों ने उसको ड्यूस किया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने कराची को 26 सेक्टर्स में 200 यूनिट्स में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया और 2015 तक एमक्यूएम इसी तरह ऑपरेशनल रही। इसमें 3 डिवीज़न थी, यूनिट थे, सेक्टर थे, जोन्स थे और ABC के जोन के लिहाज से ये ऑपरेट करते थे। और ग्रेजुअली 90s के बाद की अगर मैं बात करूं तो एमक्यूएम का जो सेक्टर इंचार्ज था वो एक फियर्स फोर्स हुआ करती थी जिसके नाम से लोग कांपते थे। पुलिस वाले हों या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वाले हों, एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज से पंगा लेने का मतलब मौत तसव्वुर किया जाता था कराची के अंदर। ये दहशत थी, एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज की ताकत थी कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई MPA, कोई MNA भी है तो वो सेक्टर इंचार्ज के सामने कुछ भी नहीं है। वो गली में खड़ा होकर, सड़क पे खड़ा होकर उसको जलील कर सकता है एंड ही कांट डू एनीथिंग। आगे चलते हुए 25 अक्टूबर 1986 की बात है जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको आपके हकूक़ नहीं मिलते तो हथियार जमा करो, हम अपना हक छीन कर ले लेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ 1986 में सोराब गोट में एक हीरोइन प्रोडक्शन के यूनिट पे छापा मारा जाता है फ़ौज की तरफ से और उसका लिंक निकाला जाता है अफ़गान सिटीजन्स के साथ कि वो वहाँ रह कर ये सब कुछ कर रहे थे। वो ये समझते हैं कि ये जो मुहाजिर यहाँ पर बसे हुए हैं, इन्होंने दरअसल हमारी मुखबरी की है और वो उन पर अटैक कर देते हैं। तकरीबन ये दंगा फसाद जो शुरू होता है जिसका बदला बाद में कराची में भी लिया जाता है, दीगर जगहों के अंदर 173 लोग मारे जाते हैं। तो ये वायलेंस आप देखते जाइएगा कि इसका आगाज़ किस तरह सिस्टमेटिकली होता है और कैसे ये एथनिक वायलेंस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ ट्राइबल मेंटालिटी प्रिवेल कर चुकी है, जहाँ रियासत की रिट नहीं है, जहाँ जिसका दिल करता है जिससे मर्जी बदला ले ले, वहाँ यही रिज़ल्ट निकलता है कि लाशों के अंबार निकलते हैं। अब कराची ने, बिलखसूस कराची ने किस तरह ब्लीड किया है इस सारी जंग में, ये कहानियाँ सुनते जाइएगा। 1987 में एक चार्टर ऑफ रेजोल्यूशन पास की जाती है, करारदाद मकासद पास की जाती है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से। पास क्या की जानी है, पेश की जाती है मीडिया के सामने। उसमें वो सर्टन डिमांड्स करते हैं। पहली ये कि जो बिहारीज़ हैं उनको सिटीज़नशिप दी जाए, क्योंकि एमक्यूएम में एक बहुत बड़ा सेक्शन बिहारीज़ का भी था और वो उनके हकूक़ के लिए बात किया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इनको सिटीज़नशिप दी जाए। दूसरी डिमांड इसकी ये थी कि जो वोटिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुहाजिर और सिंधी, ये 2 कम्युनिटीज़ कर सकें कराची में, और कोई चाहे वो पंजाबी हो या पश्तून हो या बलोच हो, उसको वोटिंग का हक़ नहीं होना चाहिए। तीसरा उनकी डिमांड ये थी कि जो अफ़गान्स हैं / पश्तून्स हैं उनको NWFP, जो उस वक्त का NWFP आज का खैबर पख्तूनख्वा, और बलूचिस्तान तक रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। कराची में आकर प्रॉपर्टी ख़रीदने पर बैन लगाना चाहिए इनकी तरफ से, क्योंकि अगर ये इसी रफ्तार से कराची में सेटल होते रहे, जिनको गैर मुकामी ये कहते हैं, तो फिर कराची के डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे और हमारे तमाम हकूक़ छिन जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी ख़रीदने पर बैन लगाइए इन कम्यूनिटीज़ का और इनको वोटर भी ना बनने दें। साथ साथ ये सारी डिमांड सामने लाने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक एथनिक स्ट्रगल है और इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी पावर को परसू करना है। 1987 में म्यूनिसिपल का इलेक्शन होता है और एमक्यूएम को पहली बड़ी विक्ट्री मिलती है। 28 साल के फ़ारूक सत्तार मेयर ऑफ़ कराची बन जाते हैं। एक क्रेडिट जो एमक्यूएम को उस दौर में मिला करता था वो ये था कि इसमें वडेरे नहीं हैं, इसमें कोई लैंड क्रूज़र्स वाले, कोई जागीरदार या कोई लंबे लंबे रकबे और ज़मीनों वाले लोग आकर डोमिनेट नहीं कर सकते। अल्ताफ़ हुसैन ने अगर गली से भी किसी को उठा के टिकट दे दिया तो वो बंदा आकर लीडर बन सकता है और कोई सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। और ये बात इसी तरह थी कि ऐसे लोग जो नोबडीज़ थे, जिनकी कोई सियासी ख़ानदान से, जो अयूब के दौर में 30-40 ख़ानदान थे, उससे कोई लिंक नहीं था, वो भी एमक्यूएम में आके बहुत ऊपर तक पहुँचे और उन्होंने कराची पर राज किया। और एमक्यूएम ने रिपीटेडली अपने आप को एक सोशलिस्ट, एक प्रोग्रेसिव, एक लेफ्टिस्ट पार्टी, एक सेकुलर पार्टी के तौर पर बयान किया और कहा कि जागीरदारी के ख़िलाफ़ हम हथियार उठाकर खड़े हैं, इसीलिए हमें विक्टिमाइज़ किया जाता है। इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद पॉलिटिकल वायलेंस रुक नहीं रहा था। 1990 की बात करूं तो बिलखसूस 1990 में बहुत सी जगहों पे एमक्यूएम के वर्कर्स को पुलिस के छापे मारकर उठाना शुरू कर दिया गया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने रिस्पांस में ये कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूं जब तक मैं मर नहीं जाता। वर्कर्स रिजुविनेट हो गए और एक दोबारा से नया लिंक इस्टेब्लिश हुआ वर्कर्स और अल्ताफ़ हुसैन साहब के दरमियान। लेकिन
इसी असना में पक्का किला का मैसेकर हो गया। पक्का किला का मैसेकर क्या था? वो ये था कि हैदराबाद का इलाका पक्का किला, जहाँ पर काफ़ी एलिजिडली मिलिटेंट्स MQM के मुकीम थे, जो उस वक्त की पुलिस ने क्लेम किया, वो उन मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं और वाटर सप्लाई, बिजली, गैस, सब के कनेक्शन काट देते हैं, एनसर्कल कर लेते हैं पक्का किला के इलाके को। इसके ख़िलाफ़ पक्का किला के रेजिडेंट्स एहतजाज करते हैं, कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। ख़वातीन हों, बच्चे हों या मर्द हों, वो बाहर आते हैं और खुलेआम उनको फायरिंग करके पुलिस की तरफ से शेलिंग करके टारगेट करना शुरू कर देती है उस वक्त की पुलिस। और साथ साथ तकरीबन 70 लाशें गिर जाती हैं वहाँ पे। इस नैज पे हालात पहुँचते हैं कि वहाँ की ख़वातीन अपने हाथ में पाकिस्तान के झंडे और सरों पे कुरान रख के बाहर आ जाती हैं कि शायद अब हमें छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन बंद नहीं होता, फायरिंग बंद नहीं होती। और MQM की लीडरशिप इस वाक़े को ये कहती है कि जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था, ये उसी नौयत का मैसेकर किया है सिंध की हुकूमत ने। 1991 में ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन जाना चाहिए। ग्रीवेंसेस शुरू होते हैं और बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन और इसके दीगर जो साथी हैं ये लालच में आ गए हैं और एक नया ब्रेक अवे फैक्शन बन जाता है जिसका नाम था MQM हकीकी, और एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाता है। 1992 में हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, एब्सोलूट लॉलेसनेस होती है कराची के अंदर। इस दौरान MQM के वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो खुलेआम भत्ता ले रहे हैं, और साथ साथ ये कि बसेस को लूट रहे हैं, साथ साथ ये कि अगर उनको कोई ब्राइब ना करे तो कोई लैंड भी नहीं ख़रीद सकता, कारोबार भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ये कि रैंसम पर किलिंग करनी हो या लोगों को अगवा करना हो या कत्ल करना हो, इसमें उनके वर्कर्स का हिस्सा है, उनका रोल है। तो ये देखते हुए अर्बन सिंध हो, इवन रूरल सिंध में बहुत बड़ा मसला था, जो उस वक्त का जो गांव का इलाका था सिंध का या कंट्री साइड थी, और वहाँ पर भी रॉबरीज़ और किलिंग का एक अंबार लगा हुआ था। ये सब कुछ देखते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब भी ये फ़ील करते हैं कि उनको किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर दर्जनों FIRs थीं और सैकड़ों केसेस कर दिए गए लोगों को मारने के इल्ज़ाम में और इसके अलावा मर्डर्स के इल्ज़ाम में। तो 1991 में अल्ताफ़ हुसैन साहब तीसरी बार लंदन जाते हैं और उसके बाद वो कभी लौट कर वापस नहीं आते और पार्टी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसमें दीगर इल्ज़ामात भी लगते हैं, और पहला इल्ज़ाम ये होता है कि बेशक उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन जाम सादिक अली के अंडर MQM को एक फ्री पास दिया हुआ था कि जिस मर्ज़ी को असलहा लाइसेंस दे दीजिए, आप जितने मर्ज़ी हथियार बांटें। और इस दौर में MQM के पास असलहा डिपूज़ थे, ये क्लेम करते थे लोग कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर और हर किस्म का जदीद असलहा मौजूद था। तो ये सारा कुछ देखते हुए ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ हो जाता है और उसमें बहुत से वर्कर्स को अरेस्ट किया जाता है, टारगेट किलिंग होती है, और साथ साथ ये होता है कि पुलिस मुकाबलों का एक अंबार लग जाता है। ये वो टाइम था जब पहली बार अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ कि उनके भारत से ताल्लुकात हैं, वो इंडिया से फंडिंग लेते हैं और कॉपरेशन करते हैं। और साथ साथ उनका अपोजिंग ग्रुप यानी कि MQM हकीकी, जो कि आफाक अहमद और आमिर खान लीड कर रहे थे, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने, तक़वियत देने, एम्पावर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और दीगर फैक्शंस कारगर साबित होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है जिसका नाम था जनापुर कंट्रोवर्सी, यानी कि MQM के ऊपर ये इल्ज़ाम कि ये पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं कराची को। ये सिर्फ हुकूक हासिल करने की तहरीक नहीं है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन की तहरीक पाकिस्तान से अलहदा करके काटने की तहरीक है कराची को। जनापुर का नाम लिया था फौज के ब्रिगेडियर आसिफ हारून। पंजाब से साफियों को बुलाया और कहा ये जी नक्शा निकला है, चाहती थी। कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा कि फौज का अफसर कोई इल्जाम लगाए तो कौन पाकिस्तानी यकीन नहीं करेगा, बताइए। इसका आगाज़ कैसे होता है? जब आर्मी डिप्लॉयड थी तकरीबन 30 महीने तक ऑपरेशन क्लीन अप के रिज़ल्ट में, और तकरीबन 1000 लोगों को इस दौरान जब मार दिया गया, ऑपरेशन अर्बन सिंध में अमन बहाल नहीं कर सका, किसी हद तक रूरल सिंध के अंदर अमन को बहाल किया। लेकिन 17 जुलाई 1992 को ब्रिगेडियर आसिफ हारून पंजाब से कुछ सहाफ़ियों को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि जनापुर के नक्शे मिले हैं मुझे, हमारे पास एविडेंस है कि ये नया मुल्क बनाना चाहते हैं कराची को अलहदा करके, और गद्दारी का जो है वो इल्ज़ाम लगता है। लेकिन इसी साल यानी कि जुलाई से अक्टूबर में सिर्फ चंद महीनों बाद इस इल्ज़ाम को डिनाई कर देती है उस वक्त की ISPR, और वही अखबार जो ये सुर्खियाँ लगा रहे थे कि जनापुर बनाना चाह रहा था अल्ताफ़ हुसैन, वही कहता है कि इसमें कोई वक़्त नहीं थी। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ कहता है कि ये सब झूठ था, और दीगर इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं कि इसकी कोई बेसिस नहीं थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब तकारीर भी करते हैं जो कि उनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, क्योंकि शायद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद किसी में तकरीर करने की या ऑरेटरी की इतनी रिफाइंड स्किल नहीं थी जितनी अल्ताफ़ हुसैन के पास थी उस वक्त। उसमें आप क्लैरिटी देखिए, रिटोरिक देखिए, इमोशन देखिए और प्रोनंसिएशन देखिए, एब्सोलूट क्लैरिटी मिलेगी आपको। और साथ साथ ये कि ही हैड द एबिलिटी टू स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स अनइंटरप्टेड, विदाउट एनी फंबल्स, विदाउट एनी
लेसनिंग ऑफ हिस कॉन्फिडेंस कि 3-4 घंटे की उनकी स्पीचेस आपको सोशल मीडिया पर, मीनार पाकिस्तान पर और जगहों पर आज भी मिल जाएं। मैं ये सवाल कर रहा था कि कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत की बात की जाती है, ये बताओ मेरे साथियों कि हम 42 साल में क्या तरक्की कर सके? यही कि मेरा घर इतना बड़ा, मेरे घर ये गाड़ी, मेरा इतना वसी कारोबार, मेरे पास इतनी दौलत, ये बताओ पाकिस्तान के पास क्या दौलत है? 1993 में जब ऑपरेशन के रिपरकशन थोड़े कम होना शुरू होते हैं तो हर वो लीडर जो कि अल्ताफ़ हुसैन का गद्दार था, अचानक से नामालूम अफराद उनको मारना शुरू कर देते हैं। इस दौरान अजीज़ अहमद तारिक का भी मर्डर हो जाता है। पॉलिटिकल वायलेंस दोबारा से 1993 के इलेक्शन के बाद कंटिन्यूड रहता है। नसीरुल्लाह बाबर को 1995 में बेनज़ीर साहिबा लगाती हैं इंटीरियर मिनिस्टर सिंध का, जो कि एक रिटायर्ड जनरल भी थे, और बेनज़ीर साहिबा हाई हैंडेडनेस के ऑर्डर देती हैं और वो कहती हैं कि जो आपसे होता है वो करें, लेकिन ये वायलेंस मुझे ख़त्म करके दें। रिज़ल्ट में नसीरुल्लाह बाबर साहब खुलेआम वर्कर्स को टारगेट करवाना शुरू कर देते हैं। 2000 लाशें कराची में सिर्फ 1995 में गिरा दी जाती हैं। 2000 पीपल मर्डर्ड इन अ सिंगल ईयर इन अ सिंगल सिटी। ये है वो शहर जहाँ पे सिर्फ आपको तारीख लाशों से भरी हुई मिलेगी, जिसको आप समझते हैं कि शायद वहाँ कारोबार के अलावा कुछ हुआ नहीं। खून की होली से ज़्यादा काम शायद ही कोई कारोबार ने किया हो कराची के अंदर। साथ साथ ये कि फ़ेक एनकाउंटर्स की भरमार रहती है, और ये वो वक्त था जब एक बड़े लेवल पे, मैस लेवल पे किलिंग्स की जाती हैं MQM के वर्कर्स की, जो कि इन्वॉल्व थे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या नहीं थे, लेकिन तरीका यही इख्तियार किया गया कि जो मिलता है, जो पकड़ा जाता है, उसे छोड़ना नहीं है और मार देना है। और ये वही स्टेट ऑफ नेचर है जहाँ कोई कानून नहीं होता। तो रियासत भी वही टैक्टिक इस्तेमाल कर रही थी जो दीगर एथनिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने में इस्तेमाल कर रही थी। फिर आते हैं मुशर्रफ साहब, और फारूक सत्तार साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ एक ठंडी हवा का झोंका था। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमें बचा लिया। वो फ़ौजी बाद में थे और मुहाजिर पहले थे। तो मुशर्रफ साहब को एक मुहाजिर के तौर पे MQM देखती है और ये फ़ील करती है कि इनके आने के बाद हमारे लिए हालात बेहतर होंगे, जो कि हुए। ये वो वक्त था जब MQM कम्प्लीटली प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बयान दिया कि इससे बेहतर है कि हम मुल्लाओं को चूज़ करें, हम एक लिबरल जनरल का इंतखाब करेंगे जिसका नाम मुशर्रफ है। और 2002 के अंदर हमने ये देखा कि MQM दोबारा से बहुत मजबूत होना शुरू हो गई। 2004 में काफ लीग की एलाई बन गई, जो कि मुशर्रफ साहब की पपेट पार्टी थी, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब के अंडर। वो परवेज़ इलाही जो आज रेवोल्यूशनरी पार्टी तहरीक इंसाफ के सदर हैं, ठीक है। साथ साथ ये कि 2007 में MQM के वर्कर्स के लीडर्स के ऊपर 4000 केसेस को मुशर्रफ साहब ख़त्म कर देते हैं, जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म के केसेस थे, और NRO के अंडर ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आती है मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, और फिर से MQM का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इससे पहले जो उनको फ्री पास मिला हुआ था कि वो किसी भी ज़मीन को जाके एक्वायर कर लें, कुछ भी कर लें मुशर्रफ साहब के अंडर, क्योंकि मुशर्रफ साहब को उनकी सपोर्ट चाहिए थी लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी, उसके अलावा भी, वो ख़त्म होती है। पीपल्स पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक नया फोरम तश्कील देती है, रहमान डकैत की तरह के लोगों को सपोर्ट करती है, ताकि वो लियारी का वोट बैंक रिवाइव करके दें पीपल्स पार्टी को, जो कि उनके हाथ से चला गया जब से मुत्तहिदा का राइज़ हुआ था। तो 2008 में ये दोबारा से गैंग वॉर शुरू होती है लियारी की, और उसमें बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं। लोग ये भी एक्यूज़ करते हैं एलिजिडली कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी ये इंश्योर करते हैं कि MQM की ताकत को क्वाश किया जाए, ठीक है। इमरान खान साहब का रोल भी ये रहा कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब पर ख़ासी तनकीद की हमेशा से। उन्होंने लंदन में जाके एविडेंस दिए वहाँ की इंटरपोल को और पुलिस को कि ये शख्स टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और ये सारा कुछ देखते हुए वो हमेशा एंटी अल्ताफ़ पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दिए। वो और बात है कि जब हुकूमत आई तो मुत्तहिदा से अलाइंस कर ली, बट पर्सनली ही वॉज अगेंस्ट द इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि वो एक्यूज़ किया करते थे। मैं तो कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन को किसी इंडियन फिल्म रोल दे दें, कोई वो विलन का रोल दे दें, अब हमारे से आज़ाद करवाएं इसको। 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, CPAC अप्रूव होता है और स्टेबिलिटी की बातें शुरू हो जाती हैं। 2014 में ज़रब अज़ब का आगाज़ होता है, और दोबारा से एक आदमी जो जब भी ताकत में आता है तो कराची में ऑपरेशन करता है, उसका नाम था नवाज शरीफ। 1992 में ऑपरेशन किया और फिर किया 2013 से 15 के दरमियान। हुकूमत संभालने के 4 महीने बाद वहाँ पर जनरल रिजवान अख्तर की क़यादत में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाता है। ये MQM की लास्ट पुश थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के आखिरी साल थे कराची को लीड करने में, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कि एक कॉल दे के पूरे कराची का शटर डाउन कर दिया करता था, यहाँ आकर ताकत उसके हाथ से रेत की तरह स्लिप होना शुरू हो गई। राव अनवार, जिन्होंने काफ़ी एनकाउंटर किए, जिनके ऊपर मुकदमात चले, 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 4 MQM के वर्कर्स रॉ के लिए काम कर रहे हैं, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, RNAW, और वो ये कहते हैं कि भारत से ऐसे एविडेंस मिले हैं कि इनको सपोर्ट किया जाता है जो कि इर्रिफ्यूटेबल हैं। इसके बाद 2015 में BBC की एक रिपोर्ट शाया होती है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि MQM को इंडियन फंडिंग मिल रही है, BBC ये कहता है,
और साथ साथ ये कहता है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने हमें बताया विदाउट मेंशनिंग द नेम कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कैंप्स लगे हुए हैं पिछले 10 साल से, जहां पर रॉकेट लॉन्चर चलाने, मशीन गन चलाने और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है भारत में MQM के वर्कर्स को। ये सारा कुछ देखते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब स्लोली अपनी ग्रिप लूज़ करना शुरू कर देते हैं। 2015 के अंदर पेमरा की तरफ से टीवी पर उनको नशर करने पर, उनकी तकरीरें नशर करने पर बैन लग जाता है। लंदन बैठकर जो टेलीफोनिक खिताब होते थे वो ख़त्म हो जाते हैं। एक दौर ये था कि तमाम मीडिया चैनल्स उनके खौफ में ज़िंदा थे। अगर किसी चैनल ने, किसी अखबार ने उनके ख़िलाफ़ कुछ लिखा, कुछ बोला तो दफ्तर पर हमला हो जाया करता था, सहाफ़ियों को उठा लिया करते थे और मिस्टीरियस डेथ्स हो जाया करती थी सलीम शहजाद की तरह के सहाफ़ियों की। लेकिन पैमरा का बैन लगता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अलाव है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी का एपी सेंटर है। 2016 में मुस्तफ़ा कमाल, जो कि उनके एक्टिव लीडर रह चुके हैं, वो एक्यूज़ करते हैं कि ये आदमी अल्कोहलिज़म और शराब की वजह से बर्बाद हो चुका है, इसका दिमाग नहीं चलता। और इसके बाद आखिरी तकरीर 2016 में होती है जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब खुलकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक कैंसर बन चुका है दुनिया के लिए, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का डाउनफॉल होगा। ये बयानात देने के बाद उनके अपने वर्कर्स उनको डिफेंड नहीं कर पाते और उनको छोड़ना शुरू हो जाते हैं। माइंड यू कि इससे पहले भी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर ये इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने हैदराबाद के एक जलसे में पाकिस्तान का झंडा नज़र आतिश कर दिया था, और पहले दिन से ये स्केप्टिसिज्म की निगाह से उनको लोग देखते थे कि इज़ एंटी पाकिस्तान, क्योंकि वो ये भी कह चुके हैं कि पार्टीशन से बड़ा कोई ब्लंडर हुआ ही नहीं आज तक। और यहाँ पर आकर उनका पाकिस्तान को कैंसर कहना वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। उसके बाद वो आर्मी चीफ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता और टेररिज्म के चार्जेस लग जाते हैं 2019 में लंदन में उनके ऊपर। और इसके बाद में 9/0 जो कि फ़ियर की अलामत थी, जो कि उनका हेड ऑफिस था कराची में, उसको बंद कर दिया जाता है। इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि सारी कहानी से एक बात किसी ना किसी हद तक मुश्तरक भी दिखाई देती है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जो हिंदुस्तान में एक तहरीक चली थी, जिस तहरीक को बाला साहेब ठाकरे लीड कर रहे थे, और उनके भी ग्रीवेंसेस कुछ इसी नौइयत के थे कि हमसे नौकरियों में ज़्यादतियाँ होती हैं, या हमारे साथ वो अनफेयर ट्रीटमेंट, रेसिज्म होता है, बाहर से लोग आके हमारे राइट्स ले लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पर भी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ। यहाँ पर भी आपको किसी हद तक यही दिखाई देता है। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी हुकूमत में, किसी भी शहर में अगर आप ट्राइबलिज़म की सोच को पिन अपने देंगे और अब वहाँ पर आप रेसिज्म को इरेडिकेट नहीं करेंगे, वहाँ रियासत अपनी रिट अप्लाई नहीं करेगी, तो उसके बाद इस तरह के जत्थे बनेंगे जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बेस पर वायलेंस भी करने को सही समझेंगे। जिस तरह बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें ब्रेन वॉश करके लोगों को मरवाया गया, हमने ड्रिल मशीनों से सुराख किए लोगों की खोपड़ियों के अंदर, उनकी टांगें काटी, हमने फैक्ट्रियों पे अटैक किए, दस्ती बम फेंके, रॉकेट लॉन्चर मारे। ये सारा कुछ सिर्फ इसीलिए किया कि एक शहर में जब रिट ही नहीं है किसी की, जब पुलिस कुछ नहीं कर सकती, जब किसी को कोई भी मार सकता है, तो फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तमाम तहरीकें पीसफुल रह सकें। ये लेसन, ये सारी कहानी अल्ताफ़ हुसैन की आपको ये बताती है कि एक ऐसा स्टूडेंट लीडर जिसकी थॉट बड़ी रिच थी, जो बहुत एलोक्वेंट था, जो बहुत ही वेल वर्स था हिस्ट्री को लेके, और इसके साथ साथ एक ब्रिलियंट ऑरेटर भी था, प्रोग्रेसिव भी था, वो किस तरह ग्रेजुअली वैसा ही विलन बन गया जिस तरह के लोगों से उसने लड़ाई लेने का दावा किया था। उसने प्रॉपर्टीज़ बना ली लंदन के अंदर। इसके साथ साथ उसने उसी शहर जिसको वो अमन का गहवारा बनाने के लिए जदोजहद कर रहा था, वहाँ पर ही लाशें गिराने को अवॉइड किया, बल्कि ख़ुद फैसिलिटेट करता रहा। तो इससे बियॉन्ड गुड एंड ईवल का नीचे का वो कोट याद आता है, बीवेयर दैट व्हेन फाइटिंग मॉन्स्टर्स यू योरसेल्फ डू नॉट बिकम अ मॉन्स्टर, फॉर व्हेन यू गेज लॉन्ग इनटू द एबिस गेजेस इनटू यू टू। वो कहता है कि एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुम किसी मॉन्स्टर से, किसी ईवल चीज़ से, किसी शैतान से लड़ रहे हो, तो इस लड़ाई में कहीं ख़ुद भी शैतान ना बन जाना, क्योंकि बहुत देर तक अगर तुम किसी भयानक सच्चाई या किसी भयानक दुश्मन के सामने खड़े हो तो तुम भी भयानक बन जाते हो। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब की कहानी है कि उन्होंने क्लेम तो यही किया कि मैं शहर में अमन वापस लेकर आऊँगा, हुकूक दूँगा अपनी कम्यूनिटी को, ऑर्डर मेंटेन करवाऊँगा, जागीरदारी के ख़िलाफ़ लड़ूँगा, लेकिन अल्टीमेटली इसी शहर में, जिसमें तकरीबन एस्टिमेट्स के मुताबिक 25 से 30 हज़ार लाशें गिर गईं 20 से 25 सालों में, उसमें बहुत बड़ा नंबर डायरेक्टली अल्ताफ़ हुसैन साहब के डायरेक्टिव्स पे गिरा। और इसीलिए ये तारीख़ हमें सिखाती है कि ज़्यादतियों को पिनअपने नहीं देना चाहिए। इससे पहले कि इनजस्टिस लॉ बन जाए, रियासत का काम था उसे कंट्रोल करना। और इस स्टेज के ऊपर भी ज़िया-उल हक साहब ने एक ऐसी तहरीक को एम्पावर किया जो कल को जाके आम आदमी को ही मारना शुरू हो गई और फिर बहुत देर हो गई और ऑपरेशन करने पड़े। आज भी यहाँ पर बहुत सी कुव्वतें, बहुत सी और कुव्वतों को
इतना मजबूत कर देती हैं कि एक वक्त आता है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ ही बगावत करके उसे ही खाना शुरू कर देती है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो दीगर सियासी तहरीकें हों। इसीलिए ऐसी मूवमेंट्स को सपोर्ट ना कीजिए जो कल को आपके और आपके शहरियों की ज़िंदगी छीनने का बायस बन जाए। बहुत शुक्रिया।